हाँ, प्रणाम दोस्तों, आप सभी को माकान सर की जीएस क्लास में स्वागत है। चलिए आइए अपनी हिंदी को प्रारंभ करते हैं। अपनी हिंदी का जो चैप्टर चल रहा था, आप देख रहे थे व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत आपने दो भागों से बांटा था, एक स्वर था, दूसरा व्यंजन था। स्वर की टॉपिक को खत्म हो चुकी है, व्यंजन पे हम बात कर रहे हैं। तो वर्णमाला के तत्व में जो आपका व्यंजन है, व्यंजन भी दो है, एक आंतरिक है, एक वाय है। ठीक है, तो आंतरिक भाग को कल हमने देख लिया था, और आंतरिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कल के पार्ट की वीडियो आप देखिएगा, और वहाँ से जो भी होगा वो क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, जितने भी आंतरिक वाले। ये वाय के हैं, जो वाय वाले आज भाग देते हैं। वाय भी आपके भैया दो होते हैं, एक होता है किसके आधार पे, प्राणत्व के आधार पे, एक होता है घोषत्व के आधार पे। ठीक, तो वाय व्यंजन दो होते हैं, प्राणत्व के आधार पे, दूसरा क्या होता है भैया, घोषत्व के आधार पे। जो प्राणत्व के आधार पे होता है वो कितना होता है भैया, दो होता है, एक अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। ठीक, और जो घोषत्व के आधार पे होता है वो कितना होता है भैया, एक घोष, दूसरा सघोष। सघोष को हम घोष भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात अगर करूं, ठीक, चलिए ठीक, तो अगर मैं इसकी बात करूं व्यंजन की, और व्यंजन पे आपके वाय व्यंजन और आंतरिक तो हम कंप्लीट कर ही लिए हैं। कल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें आंतरिक वाला प्राणत्व के आधार पे अल्पप्राण और महाप्राण, घोषत्व के आधार पे अघोष और सघोष। ठीक, अब एक बात समझिएगा, जो प्राणत्व के आधार पे है वो अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहेंगे, अघोष और सघोष किसे कहेंगे। यहाँ हम अगर बात करें पहले घोषत्व के आधार पे अघोष और सघोष की बात करें, तो देखिएगा अ मतलब क्या होगा दोस्तों, नहीं। घोष मतलब होता है क्या, कंपन। ऐसे वर्ण जिनको बोलने पे, ठीक है, कंपन न हो, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पे क्या हो, कंपन न हो। ठीक है, कंपन नहीं हो, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, घोषत्व कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। और एक किसके अंतर्गत आता है, घोषत्व के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करने पे हमारी जो आपका जो आपकी ध्वनियां हैं, और ध्वनियों में क्या हो, कंपन न हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अघोष वर्ण कहते हैं। और इन अघोष वर्ण की जो संख्या होती है, कितनी होती है आपका, 13। कितनी होती है, 13 होते हैं। और 13 कौन कौन से होते हैं, अगर उनकी मैं बात करूं तभी मैं आगे आपको बताऊंगा एक फिगर के माध्यम से। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, जो सघोष होता है, सघोष हम किसे कहेंगे, देखिए एक छोटी सी बात सुनते रहिए, जिसमें ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमारा जो ध्वनियां हैं उसमें कंपन नहीं हो, तो उसे अघोष कहेंगे। क्यों, अ मतलब नहीं, घोष मतलब जो कंपन होता है, जहाँ पे कंपन न हो उसी को हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। अब देखिए सघोष, स मतलब सभी, जो वह ध्वनियां जिनको बोलने में सभी सघोष के अंतर्गत वे वर्ण जो आते हैं जिनको बोलने के लिए कंपन होता, क्या होता है, कंपन हो, जस्ट उसी का उल्टा कर दीजिए, कंपन हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, सघोष कहेंगे। अब तो ये सबसे बड़ी बात है सर कि हम क भी बोलेंगे, ख भी बोलेंगे, ग भी बोलेंगे, घ भी बोलेंगे, तो कहीं न कहीं कंपन ऐसे दिख रहा है। बोलिए क ख उतना कंपन नहीं होगा, लेकिन जब ऐसे ही आप बोलेंगे ग घ अंग, तो क्या होता है, जैसे कंपन हो रहा है। ठीक है, तो जब कंपन हो रहा है ना, तो जहाँ पे कंपन हो रहा है वो आपका सघोष हो जाता है, जहाँ पे कंपन नहीं हो तो क्या हो जाता है, अघोष हो जाता है। ये हो गया घोषत्व के आधार पे। ठीक है, आगे भैया आपका प्राणत्व के आधार पे। प्राणत्व के आधार पे क्या है, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण क्या होता है दोस्तों, अल्पप्राण उसे कहेंगे कि ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण, देखिए यहाँ है अ मतलब नहीं, ठीक है, अल्प मतलब थोड़ा, सुनिए, अल्प मतलब थोड़ा और प्राण मतलब वायु। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमारी वायु कम निकले या कम उसमें प्रेशर हो, ठीक है, उसी को हम कहते हैं अल्पप्राण। ठीक है, ऐसे वर्ण जिन वर्णों को उच्चारण में हमारी वायु क्या हो, कम खर्च हो, उसी को हम कहेंगे अल्पप्राण। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, ऐसे वर्ण जिनको, जिन वर्णों का उच्चारण करने में वायु क्या हो, कम खर्च हो, ठीक है, या कम निकले या कम बल पड़े, ठीक है, फेफड़े से क्या हो, कम बल पड़े, उसी को हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण। जैसे अगर मैं बात करूं, आप कोई भी ध्वनि अगर निकालते हैं दोस्तों ना, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई भी ध्वनि निकालते हैं तो जब ध्वनि निकालेंगे तो आपके यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आपके फेफड़े से क्या हो जाती है, वायु जाती है। ठीक है, ये मान लीजिए क्या आपका फेफड़ा है,
और फेफड़े से क्या होता है, यहाँ दो नलियां जुड़ी होती हैं, इन नलियों से क्या होता है, यहाँ से क्या आ जाती है वायु। सबसे पहले क्या होता है कि आप कोई भी वर्ण या कुछ भी बोलने जाते हैं तो यहाँ से वायु जाती है, और वायु क्या जाती है, जब वायु जाती है तो ये वायु कैसी जाती है कि कम में जा रही है कि ज्यादा में जा रही है। तो ऐसे वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से वायु क्या हो भैया, क्या हो, कम हो, ठीक है, कम हो, उसी को हम क्या कहेंगे, अल्पप्राण कहेंगे। बात समझ गए। अच्छा, दूसरी बात, अगर ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमारी वायु क्या हो, ज्यादा से ज्यादा निकले मुख से, उसी को हम क्या कहते हैं, महाप्राण। देखिए, महा मतलब क्या होता है, ज्यादा, और प्राण मतलब वायु, ठीक है। ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमारी वायु क्या हो, ज्यादा से ज्यादा निकले, उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण। अब जैसे इन दोस्तों इस बात को हम समझ लेते हैं, कौन से अल्पप्राण है, कौन से महाप्राण है, ठीक है। अल्पप्राण और महाप्राण को समझ लेते हैं। ऐसे कौन से वर्ण हैं जो अल्पप्राण की श्रेणी में आएंगे, ऐसे कौन से वर्ण हैं जो महाप्राण की श्रेणी में आएंगे। आप कभी भी जो आप याद करते हैं कि पहला दूसरा अघोष, फिर तीसरा चौथा पांचवा क्या है, सघोष, ठीक। तो ऐसे आप कभी मत याद करिए, केवल हमसे पढ़िए। देखिए, हम एक फिगर बनाएंगे और फिगर के संदर्भ में इसको आपको पूर्णतः 25 आपके स्पर्शी व्यंजन समझा दूंगा, और आपके जो बाकी से आपके जो भी वर्ण हैं उनको बता दूंगा, ठीक है। तो केवल आप इस पे ध्यान दीजिए, इस फिगर पे जो डायग्राम है इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, ये आपके 25 कल हमने आंतरिक व्यंजन के तहत इन 25 स्पर्शी व्यंजन पे चर्चा किया था। ये जो 25 आपके स्पर्शी व्यंजन हैं उस पे हमने चर्चा किया था, कहा कि क से लेके म तक क्या है आपके स्पर्शी व्यंजन है। अब देखिएगा, क और ख ये आपके जो दो हैं, ठीक है, जहां तक दो एरो पे दिख रहा है, क ख से लेके ये आपके क्या हो जाते हैं भैया, यहाँ से यहाँ तक अघोष हो जाते हैं। पहले 25 लिखिए, और 25 में ऐसे ही घेरा बना दीजिए, एक कर दीजिए अघोष है। पहले आता है अ, इसलिए अ लिखिए, फिर घोष, ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ से जो आपका दो लाइन पे एरो बना है 25 में, ये आपका क्या हो जाएगा, ये सब अघोष हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, अघोष। इनको बोलने के लिए क्या होता है, आप में कंपन नहीं होता है, ठीक। ये आपके अघोष है। उसके अलावा इन दोनों के अलावा, ये 25 स्पर्शी व्यंजन के अलावा अघोष वर्ण और भी होते हैं, स स स। आपके तीनों जो स हैं हिंदी के, वो तीनों स ही अघोष की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा कंपन नहीं, मतलब इसको बोलने के लिए कंपन नहीं होता है, ठीक है। तो अघोष को आप समझ गए होंगे, क ख च छ ट ठ त थ प फ, ठीक। अब उसके बाद आता है दोस्तों सघोष। क्या होता है, सघोष। बाकी जो बच जाता है अघोष के, ये आपके तीन एरो जो होता है, तीन एरो क्या होता है, सघोष होगा। ग घ अंग ज झ इ ढ ढ ड़ द ध न ब भ म, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं आपके सघोष वर्ण हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ये क्या हो जाएंगे आपके, देखिए जो तीन आपका एरो है, तीन पे लगा है जो एरो 25 स्पर्शी व्यंजन पे, वो आपका हो जाएगा क्या भैया, वो हो जाएगा आपका सघोष, ठीक। आपको 3 4 5 याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इस फिगर को बनाइए और एरो लगा दीजिए। एरो 3 पे लगाएंगे, कह दीजिए कि सघोष है, और 2 पे जो गुरुजी ने बताया था, 2 एरो जहां तक रहेगा वो आपका अघोष होगा। बात समझिए, ठीक। इतना तो कंठस्थ होना चाहिए। उसके अलावा जो सघोष होते हैं वो होता है आपका अंतस्थ व्यंजन, जिसे आप कहते हैं य र ल और व, जो कि आप आंतरिक व्यंजन में पढ़े हैं। अच्छा, उसके बाद आपका ह आता है, जो कि इसका जो छूट जाता है, वो ह किस में आता है, ह को बोलने के लिए कंपन होती है, क्योंकि कंठ ध्वनि है ना, और कंठ ध्वनि है, और ये आपका ह को बोलने के लिए क्या होता है, कंपन होता है। और बाकी इसमें जो पूरे आपके स्वर होते हैं, ठीक, बाकी आपके पूरे स्वर होते हैं सघोष के अंतर्गत, ठीक है। आगे चला जाए। आगे अगर मैं बात करूं अघोष और सघोष की, तो 2 एरो तक आपका क्या होगा भैया, पूरा अघोष होगा, 3 एरो तक क्या होगा, पूरा सघोष होगा, ठीक है। अच्छा, आगे अगर मैं बात करूं अल्पप्राण और महाप्राण की, देखिएगा पहला एरो आपका होगा दोस्तों अल्पप्राण, क्या होगा, अल्पप्राण। दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्पप्राण। ऐसे गिनते जाइए, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। पहले आ आता है इसलिए अल्पप्राण, ठीक है। फिर उसके बाद महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण,
अल्पप्राण। अब इसका मतलब अल्पप्राण का मतलब ये पूरे की पूरा आपके जो वर्गीय व्यंजन में पूरी जो लाइन है ये क्या हो जाती है अल्पप्राण के अंतर्गत, ये दूसरा पूरा महाप्राण के अंतर्गत, ये तीसरा अल्पप्राण के अंतर्गत, ये चौथा महाप्राण के अंतर्गत, ये पांचवा अल्पप्राण के अंतर्गत। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा आगे देखिएगा, अल्पप्राण के कुछ और भी व्यंजन इन 25 के अलावा और भी बच जाते हैं कि जो कि मैंने एरो लगा के यहाँ पे लिखा है। देखिए ए वाला अल्पप्राण, ए वाला अल्पप्राण और ए वाला आपका अल्पप्राण में य र ल और स्वर आते हैं, य र ल व और स्वर आते हैं। ठीक है, बात समझिएगा, य र ल व और स्वर आपके आते हैं। अब देखिएगा, अच्छा आपके जो इसके अलावा जो महाप्राण में जो बच जाते हैं स स स और ह, स स स और ह आपके महाप्राण जो बचते हैं किसमें आ जाते हैं, इसमें। ठीक, तो अब मुझे इतना पता हो गया कि आप लोग अल्पप्राण और महाप्राण से क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे। जैसे आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, कह देगा कि क, ठीक है, अघोष और अल्पप्राण इनमें से कौन सा वर्ण है, पूछेगा सीधा सा क्वेश्चन कि अघोष और अल्पप्राण, मैं क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूँ, पूछ देगा कि अघोष और अल्पप्राण वर्ण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क, ऑप्शन बी हो जाएगा भैया ख, ऑप्शन सी हो जाएगा च, ऑप्शन डी हो जाएगा छ। पूछ रहा है अघोष और अल्पप्राण वर्ण नहीं है। अब आपको क्या बताना होगा भैया, आप तो ये देखेंगे गुरुजी एरो बना के बताए थे 25 स्पर्शी व्यंजन में कि क ख जो होता है आपका क्या होता है अल्पप्राण अघोष होता है। ठीक, आप देखेंगे कि ए आपका क्या है भैया क अघोष है, फिर देखेंगे आप ख भी क्या है भैया अघोष है, फिर सी देखेंगे आपका क्या है च जो है आपका क्या है भैया अघोष है, डी देखेंगे आपका झ क्या है सघोष है। अभी सघोष हो गया, क्या हो गया सघोष हो गया। अल्पप्राण की मैं चर्चा करूं तो आपका क क्या हो जाएगा भैया अल्पप्राण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ख आपका क्या हो जाएगा महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन च आपका क्या हो जाएगा अल्पप्राण हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ख न लिख के आप लिख सकते हैं क्या, आप सीधा से लिख दीजिए, ठीक, कि आप ट लिख दीजिए। क्या लिख देंगे ट। अब तो सही हो गया, ठीक है, अब सही है। अब इसमें से आपका झ आपका आंसर सही। तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है और इसी तरह इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। तो अघोष और सघोष आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कंठस्थ हो गया अघोष और सघोष, देखिए इसमें कुछ आपको परिभाषा वगैरह कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, केवल शब्दों का खेल होता है। शब्द सीधा बता रहा है। यहाँ पे देखिए प्राणत्व के आधार पे अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब वायु, इन जिन वर्णों के बोलने के लिए हमारी जो वायु वो कम निकले उसी को हम अल्पप्राण कहेंगे। महाप्राण, महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब वायु, जिन वर्णों के बोलने के लिए हमारी वायु क्या हो ज्यादा खर्च हो उसी को महाप्राण कहेंगे। अ मतलब नहीं, घोष मतलब कंपन, ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमारी जीवा में क्या हो कंपन उत्पन्न हो, कंपन नहीं होता है उसी को हम अघोष कहते हैं। ठीक है, सघोष मतलब सभी और घोष मतलब कंपन, ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमारी जो ध्वनियां उसमें कंपन उत्पन्न हो उसी को हम सघोष कहते हैं, घोष कहते हैं। परिभाषा अपने आप बन जाएगी, केवल शब्दों का खेल, शब्द देखिए और पहचान लीजिए। अच्छा, अब इधर देखिए हम यहाँ पे सबसे पहली बार 25 स्पर्शी व्यंजन लिखेंगे, क से लेके म तक। इसमें दो एरो बनाएंगे जो आपका अघोष होगा, पहले घोषत्व के आधार पे बांटा जाता है, तो अघोष आपका 2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 3 एरो आपका सघोष या घोष हो जाएगा। कुछ भी आपको 1 2 3 4 5 याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, 25 आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे और इन्हीं 25 में से मेरा मानना है क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, अच्छा ऐसे आप करिएगा। फिर उसके बाद जो पहले वाला आपका जो वर्ग होगा, पहला जो वर्ग होगा, पहली पंक्ति जो होगी, इस तरह उसको अल्पप्राण में कर दीजिए, क्योंकि अ पहले आता है इसलिए अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। ठीक, उसके अलावा जो कुछ बच जाते हैं उसको तो याद करना है भाई, ये तो फिगर आपको याद नहीं करना, लेकिन आपके अघोष में स आते हैं। ठीक है, आपकी सघोष में क्या आती है य र ल व और ह आते हैं और स्वर आते हैं। इधर देखिएगा अल्पप्राण में आपके य र ल व और स्वर आते हैं, महाप्राण में आपके स और ह आते हैं। ठीक, एक परीक्षा थी दोस्तों, उसमें पूछ लिया था ड, पूछा था
ये ड और ध जो उच्छिष्ट व्यंजन है, ये इन दोनों को पूछा था कि ये अल्पप्राण कौन सा, इसमें महाप्राण कौन सा। ठीक, तो एक बात बताइएगा, अब देखिए ये जो ड है क्या है, ड है, ड आपका क्या है, अल्पप्राण है ना, क्या है, अल्पप्राण है। क्यों, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है दोस्तों किससे होता है, ड, र और ह से होता है ना। अभी तो मैं कल ही आंतरिक व्यंजन पे चर्चा किया था, लेकिन इसका जो निर्माण होता है किससे होता है भैया, ड, र और ह से होता है। देखिए, ठीक, अब देखिए ये जो ड है, ये जो ड है ये अल्पप्राण में आएगा, इसलिए ड को आप अल्पप्राण में रख देंगे, ड को, उच्छिष्ट को। ठीक, और जो ये आपका ढ है ये महाप्राण में आएगा, इसलिए आप कोई इसको यहां पे रख दीजिए, ड को। ठीक, क्योंकि आपका ड किस में आएगा, महाप्राण में, महाप्राण में। ठीक, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। निर्माण देखिए वर्णों का कैसे हुआ है और उसको उसमें रख दीजिए, देखकर बात समझ में आ गई। चला जाए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ये आपकी हो गए भैया स्वर और व्यंजन का आज कहीं कहीं समापन की दृष्टि थी, लेकिन अभी इसमें क्या छूटा है उसकी अगर मैं चर्चा करूं तो आपको इसमें छूटा है भैया क्या, उच्चारण स्थान। क्या छूटा है, उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं आज ही, आज इसको खत्म कर देते हैं। ठीक, फिर कल दूसरा चैप्टर देख लेंगे। तो अब इसको क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम उसके बाद मिटाएं। ठीक, अब देखिए एक अच्छा सा नोट तैयार करिए और उसको देखते रहिए। अब जो भी गलतियां हो ना दोस्तों, जैसे आप भी किताब लेके सामने बैठा करिए वो पढ़ते समय, अगर देखिए अगर कोई भी गलतियां हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है, कमेंट में बताएंगे तो कहीं भी उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक, गुरुजी अच्छा पढ़ा रहे हैं, गुरुजी कैसा पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा लाइक भी करिए, अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना, तो कमेंट भी करिए। ठीक, तो जो भी चीज़ें आप लिखिए, जो भी कमियां बेसी हैं, सबसे बड़ी गलती तो आप लोग की ये होती है कि आप लोग कमियों को नहीं बताते हैं। भाई कमियां अपने आदमी खुद नहीं देख सकता ना, हम अगर अपनी ही कमियां अपने से देख सकते हैं तो आज हम कहीं और रहते हैं। भाई अपनी अपनी केवल हम अच्छा ही देख सकते हैं। अगर इंटरव्यूअर अगर मुझसे पूछता है भाई आपके आपके 5 कमियां बताइए और 5 अच्छाइयां बताइए, तो अच्छाइयां के बारे में तो हम 5 तो तुरंत बता लेंगे, लेकिन कमियां नहीं बता पाते हैं, क्योंकि कमियां अपनी नहीं इंसान देख पाता। बात समझ में आ रही है, इसलिए कमियां आप लोग बताइए। ठीक, हाँ, तो चलिए इसको अगर हो गया तो मिटा के हम उसकी अगर चर्चा करें। चर्चा हो गई उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान दोस्तों आपको केवल एक चीज याद करना है, केवल मैं 10 लाइन की पंक्ति बोलूंगा और 10 लाइन की पंक्ति आपकी कविता होगी, जो कि संस्कृत में वो कविता है और संस्कृत का ही भाग है। ठीक है, जो कि मैं हिंदी में उसे कन्वर्ट करके बनाया हूँ या हिंदी में बना पड़ा है। हम लिखेंगे यहाँ पे 52 वर्णों का उच्चारण स्थान, 52 ऊपर लिखते हैं थोड़ा, 52 वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, 52 वर्णों का उच्चारण स्थान। ये उच्चारण स्थान आपकी ध्वनियों के आधार पर बांटे गए हैं, जो आपकी ध्वनियां होती हैं, ठीक है, कंठ तालु दंत ओष्ठ, उसके आधार पर उच्चारण स्थान बांटे गए, जो आपके 52 वर्ण है। ठीक है, तो संस्कृत में आप देखते होंगे एक पंक्ति है और ये जो 10 लाइन की जो पंक्ति होती है उसी पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन हिंदी के माध्यम से करेंगे। चलिए उसको हम बांटते हैं। अभी आपको मैं यहाँ लिख के आपको समझाऊंगा क्या होता है। पहला देखिए, अकह विसर्गे कंठराम, क्या है भैया, अकह विसर्गे कंठराम। दूसरा इचयस भी है, तालुराम
इचियस भी है तालुराम। तीसरा रीटरस से जानो मूर्धा जी। चौथा रीतस पुकारो दंत जी। ऋतस पुकारो दंत जी। पांचवा उप आते हैं ओष्ठ में। छठा केवल व दंतोष्ठ में। सातवां एक आई कहे कंठ तालु। आठवां ओ औ कहे कंठोष्ठ में। कंठोष्ठ में। नौवां ओ आ कहे कंठोष्ठ में। नासिका से पंचमा अक्षर। नासिका से पंचमा अक्षर। दशा जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। ठीक है। तो अगह विसर्गी कंठराम इचेस भी है तालुराम। इन 10 पंक्तियों को अगर मैं बात करूं तो इधर जो 10 पंक्तियां हैं आपको, ये आपके 52 वर्णों का क्या है, एक खाका है उच्चारण स्थान का। ठीक, कह रहा है कि अकह विसर्गे कंठराम, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि अकह विसर्गे कंठराम इचयस भी है तालुराम ऋटरस से जानो मूर्धा जी लिटस पुकारो दंत जी उप आते हैं ओष्ठ में केवल व दंतोष्ठ में ए आय कहे कंठ तालु ओ आय कहे कंठोष्ठ में नासिका से पंचमा अक्षर जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। ठीक है दोस्तों, ये जो 10 लाइन की जो पंक्ति है ना, ये आप समझिए कि रामबाण है 52 वर्णों का। क्या है? रामबाण। ठीक है, और रामबाण उसी को हम कहते हैं जो हमेशा विजय हासिल करता है। ठीक, तो ये जो आपके 52 वर्ण हैं हमेशा विजय की तरफ हमेशा ले जाएंगे। इन 52 वर्णों का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है। पूछिएगा क का उच्चारण स्थान, ख का उच्चारण स्थान, न का उच्चारण स्थान, प का उच्चारण स्थान, है ना। तो सबका जब पूछेगा ना तब इसकी कीमत पता चलेगी, नहीं गुरुवर ने क्या बताया था। ये जो आपके 52 वर्ड है, ठीक, केवल एक पंक्ति है 10 लाइन की, उसको याद करने में केवल आपको मात्र कम से कम अगर 10 मिनट में अगर 10 बार अगर रिपीट करते हैं तो वो आपको याद हो जाएगी। रटना है केवल, वो भी नहीं करें, याद करना, रट लो एकदम जवान पे। अगर कोई आपसे सपने में भी उठा के पूछे, ठीक है, कि नहीं उठो तुम्हारा नाम क्या है, तो तुरंत ही 10 लाइन सुनाने लगना। ठीक, कि अकह विसर्गे कंठराम इचयस भी है तालुराम ऋटरस से जानो मूर्धा जी लिदस पुकारो दंत जी उप आते हैं ओष्ठ में केवल व दंतोष्ठ में एक आय कहे कंठ तालु ओ अकय कंठोष्ठ में नासिका से पंचमाक्षर जीवार के प्रकोष्ठ में। सामने वाला भयभीत हो जाए, अरे ये क्या बोल रहा है, मैं इससे अपना नाम पूछ रहा हूँ। तो बात समझ रहे हैं, ऐसा याद होना चाहिए। हाँ, अगर आप पृथ्वी लोक से कहीं दूसरे लोक पे जा रहे हैं, दूसरे लोक वाला अगर पूछे कि पृथ्वी लोक की कोई घटना अगर याद है तो सीधा आप बताइएगा कि नहीं गुरुवर ने बताया था 52 वर्णों का उच्चारण स्थान वही याद है। ये 52 वर्णों को उच्चारण को सुना दीजिएगा दूसरे लोक में भी जाके, समझ रहे हैं, ऐसे याद होना चाहिए। चलिए इसको और भी प्रसार करते हैं, खोलते हैं क्या है ये। चलिए, अकह विसर्गे कंठराम, क्या कह रहा है कि अकह विसर्गे कंठराम,
अकह का मतलब होगा दोस्तों अकह विसर्गे, ठीक है। इन दोनों का मतलब होगा कि और क्या आपका आ, फिर उसके बाद क ख ग घ अंग, फिर उसके बाद आपका क्या ह, फिर उसके बाद आपका क्या विसर्ग। इसका जो उच्चारण स्थान होगा कहाँ से होगा, कंठ से। कहाँ से होगा, कंठ से जब होगा तो यहाँ पे लिखेंगे अकह विसर्गे कंठराम, यहाँ लिखेंगे इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका, कंठ से। कहाँ से, अब ये जो आपके जितने भी वर्ण दिख रहे हैं इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो कंठ से होगा, ठीक। तो अ आ क ख ग घ अंग और ह और विसर्ग ये आपके किससे उच्चारण स्थान है, तो कंठ से। बात समझिएगा। आगे उसी तरह इच यस भी है तालुराम, इच यस भी है तालुराम। अगर मैं इच यस की बात करूं तो देखिएगा ई फिर उसके बाद च छ ज झ इय इच यस, यस मतलब का य और स, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा दोस्तों, तो इच यस भी है तालुराम, इसका मतलब इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो तालु से। कहाँ से, तालु से, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिएगा रीट रस से जानो मूर्धा जी, रीट रस से जानो मूर्धा जी। रीट रस से मतलब आपका क्या है, जो ऋषि वाला री है, फिर ट ठ ड ढ ड़, फिर क्या है आपका र है, फिर मूर्धन्य स है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो मूर्धा से। कहाँ से, मूर्धा से, उच्चारण स्थान कहाँ से, मूर्धा से, ठीक। लिटस पुकारो दंत जी, क्या है अगला, लिटस पुकारो दंत जी मतलब क्या है, ली ल फिर त थ द ध न, उच्चारण स्थान कहाँ है, तो लिटस पुकारो दंत जी, इसका मतलब इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो दंत से। अच्छा आगे भैया उप आते हैं उष्ट में, उप मतलब उ और आपका दीर्घ, फिर उसके बाद प फ ब भ फिर म, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो ओष्ठ से। कहाँ से, तो ओष्ठ से, ओष्ठ से, ठीक। उसके बाद केवल व दंतोष्ठ में, केवल का मतलब केवल की बात कर रहा है, केवल व का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा दोस्तों, तो केवल व का उच्चारण होगा दंत और ओष्ठ से। कहाँ से, दो जगहों से होता है, दंत जमा ओष्ठ करेंगे तो क्या बनेगा, ये दंतोष्ठ, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, दंत जमा ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ से। अगला भैया ए आय कहे कंठ तालु, मतलब कि ए और आई का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, कंठ और तालु से। कहाँ से दोस्तों, कंठ प्लस तालु से, कंठ और तालु से। ओ आय कहे कंठोष्ठ में, ओ और औ का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, कंठोष्ठ में। कंठोष्ठ का मतलब कंठ और ओष्ठ से, कंठ जमा किससे, ओष्ठ से, ठीक। नासिका से पंचमाक्षर, नासिका मतलब नाक से, किससे, नाक से जो पंचमा अक्षर होते हैं आपके अंग इय ड़ न म, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो नाक से। कहाँ से, तो नाक से। जीवा रखो प्रकोष्ठ में, जीभ को मुख के अंदर ही रखकर सभी वर्णों का उच्चारण करना है, जीभ को मुख के अंदर ही रखकर सभी वर्णों का उच्चारण करना है। चलिए अब एक बार फिर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक। क्या है भैया, आपके सामने दिख रहा है पूरा, ठीक है। ये 52 वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए,
ठीक है, क्या आपके ये सब पूरे याद होने चाहिए, एकदम जीवा पे आपकी एकदम टिकी रहे। ठीक, हाँ, 52 वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, पहला अकह विसर्गे कंठराम, जिसका मतलब अ आ क ख ग घ अंग मतलब क वर्ग और ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो कंठ से होगा। उसी तरह इच यस भी है तालुराम, क्या है, इच यस भी है तालुराम, तो इच यस का जो उच्चारण स्थान होगा मतलब ई च छ ज ज इ य और स का जो उच्चारण स्थान होगा कहाँ से होगा, तो तालु से। ठीक, उसके बाद रीटस पुकारो दंत जी, रीट रस से जानो मूर्धा जी, तो री ट ठ ड ड ड र और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो मूर्धा से। उसके बाद रीटस पुकारो दंत जी, ली आपके संस्कृत में देखेंगे एक स्वर है, फिर उसके बाद त थ द द न, फिर उसके बाद आपका दंत स, और उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा भैया, तो दंत से। ठीक है, लिटस पुकारो दंत जी, यहाँ पे मैं स को छोड़ दिया हूँ, स को भी डिनोट कर लीजिएगा। ली फिर ल फिर स त थ द थ न, उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, दंत से। उप आते हैं ओष्ठ में, उ प फ ब भ म, उच्चारण स्थान कहाँ से, ओष्ठ में। केवल वह दंतोष्ठ में वह ही केवल ऐसा वर्ड है जो कि दो जगहों से उच्चरित हुआ, दंत और ओष्ठ से। आगे ए आय का एक कंठ तालु, ए आय का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, ये भी दो जगहों से, कंठ और तालु से। ओ आ का एक कंठोष्ठ में, ओ और आओ का कहाँ से होगा, कंठ और ओष्ठ से। नासिका से पंचमा अक्षर नाक से। अब इन वर्णों को थोड़ा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। ठीक है, ये आपके 44 हो गए। उसके बाद आपके जो संयुक्त बचते हैं, क्या बचते हैं, संयुक्त बचते हैं। ठीक है, आपका जो अंग बचता है उसको जोड़ लीजिए, 4 2 6। ठीक, आपके टोटल हो जाएंगे 52। अब उनका जो उच्चारण स्थान होगा, अगर पूछे कि कोई त्र का उच्चारण स्थान, छ का उच्चारण स्थान, तो कैसे बताएंगे। देखिए, अगर कोई पूछे छ का भैया उच्चारण स्थान, तो आप छ को क्या करेंगे, क जमा स से होता है इसका निर्माण, क जमा मूर्धन्य स से। अब ये देखिए, क किस में आएगा, कंठ में। ठीक है, और मूर्धन्य स किस में आएगा, मूर्धा में। इसका मतलब जो छ का जो उच्चारण स्थान होगा किससे होगा, कंठ और मूर्धा से। बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, छ त्र ज्ञ उस्र, ये 4 ले लीजिए। फिर उसके बाद भैया आप क्या जोड़ेंगे, जो आपके द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण कौन कौन से हैं, तो ड है और क्या आपका ढ है, ड और ढ। देखिए, ड का जो निर्माण होता है, ड जमा किसे, र जमा ह से। अब देखिएगा, र और ह से हो रहा है। अब देखिए, ड का जो उच्चारण स्थान हो रहा है किससे हो रहा है भैया, तो मूर्धा से। अच्छा, र का जो उच्चारण स्थान हो रहा है तो मूर्धा से, ह का जो उच्चारण स्थान हो रहा है कंठ से। इसका मतलब मूर्धा और कंठ से किसका उच्चारण स्थान होगा, ड का। उस तरह ढ का भी देख लीजिएगा। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, अगर पूछे अंग, क्या पूछे, अंग जो अनुस्वार है, जो आपका क्या है भैया, अनुस्वार है। ठीक है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तब क्या करेंगे, तब यही कहिएगा, क्योंकि अ से ही मिलकर अंग बना है, उच्चारण स्थान किससे होगा, कंठ से। कहाँ से, कंठ से। ठीक, चलिए आज के लिए अब इतना ही। अब इसके आगे हम कल इस पे बात करेंगे। ठीक, तो आज आपका व्याकरण संबंधी जितने भी क्वेश्चन थे वो हुआ खत्म, और आपकी जो टॉपिक हुई खत्म। चलिए दोस्तों, अब मैं इसी के साथ अपना विराम लेना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मिलते हैं कल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और क्लास को देखिए और उसमें जो भी गलतियाँ, जो भी त्रुटियाँ हों उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, धन्यवाद आप।